लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, आप जैसे नेता घर से नहीं निकल रहे हैं, आप जैसे का मतलब है आपके जयंत सिन्हा जैसे लोग। अब आप पार्टी ने एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया, आप पहले ठीक है, हमारा सवाल ये नहीं है हमें चुनाव आयोग लगातार कितना पैसा कितना बजट खर्च करता है, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं मनीष जी, आप आ रहे हैं सेकंड राउंड में, आ रहे हैं अब आपके पास। दीपचंद जी, बड़ी कठिन है डगर, लगातार जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, 70 साल का अभी भी हवाला दिया जा रहा है, 60 साल का मनीष जी देखिए कह रहे हैं, ये जनता के बीच में जो बात जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि जितने दिन आपने शासन किया इतने दिन आपने तानाशाही की है। जनता के हित की बात जो आज आप कर रहे हैं, अगर उनको पूरा कर दिए होते सत्ता में रहते हुए तो आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। और जो दावा आज आप कर रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम रोजगार दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, अगर महंगाई होती ही नहीं चरम पर आपकी सत्ता में रहते हुए तो ये दिन आते ही नहीं। इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर कहां काबिज हो पाती। सबसे बड़ा तो मुद्दा उसने महंगाई का ही बनाया था। आदरणीय योगेश पांडे जी, देखिए आज लोकतंत्र का महापर्व है और आज छठा चरण का मतदान है। मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि आप घर से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया कि भाई हमारी कमी है, अरे अगर भाई साहब हमारी कमी थी तो 2014 के अंदर तो हमारे को देश की जनता ने नकार दिया था। 10 साल तो शासन आपने करा, आपको जवाब आपको देना चाहिए। ठीक रहा आज भी आप, यही तो आपकी कमी है कि ठीक रहा आज भी आप विपक्ष के ऊपर फोड़ रहे हैं। देखिए योगेश पांडे जी, जब इन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया था तो जब इन्होंने कहा था कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर की बात करी, फिर राम जन्मभूमि की बात करी, फिर सबका साथ सबका विकास की बात करी, जैसे जैसे पहला चरण आया तो ये मछली मुर्गा मटन पर आ गए, फिर मंगलसूत्र पर आ गए, फिर पाकिस्तान पर आ गए, हिंदुस्तान पर आ गए, फिर टूटी पर आ गए। देखिए चौथे चरण के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चौथे चरण के बाद पिक्चर बिल्कुल साफ हो गई थी कि 4 जून को न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और न ही नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री बौखलाहट है कि आज से आपने देखा होगा जब हम कहते थे यार डिबेट करिए, आपने डिबेट नहीं करी, तो देश के प्रधानमंत्री 24 न्यूज चैनल पर जाके वहां पर एक डिबेट करते हैं और वहां ये बोलते हैं कि भाई ये महंगाई तो नेहरू और इंदिरा की वजह से है। तो भाई तो 2014 के अंदर आपने क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार, उस टाइम एक वादे कहाँ चले गए थे आपके। देखिए ये आपकी सच्चाई है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, नहीं तो उनके पास विजन है। आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, अगर 10 साल की अगर राजनीति देखिए तो देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि मैंने क्या क्या 10 साल के अंदर काम करे, पर ये मंगलसूत्र टूटियों और नहरों पर अटक गए, इनसे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। अरे अभी जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारा बूथ स्तर बड़ा मजबूत है, अगर आपका बूथ स्तर मजबूत होता ना तो महेश शर्मा को, तेजस्वी सूर्य यादव को ना दौड़ा दौड़ा के पब्लिक भगाती नहीं। और आप ही की सांसद है नवनीत राणा, उन्होंने क्या कहा कि कोई मोदी की लहर नहीं है, काम करोगे तो काम के ऊपर वोट मिलेगा। ये आपकी सांसद ने कहा जो आपके साथ इंडिया गठबंधन आपके घटक दल के अंदर है और आपकी भाई इलेक्शन भी लड़ रही है। देखिए योगेश पांडे जी, आज जो दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, मैं दिल्ली की बात कर लेता हूं कि दिल्ली के सांसद चाहते तो अपनी पूरी शासन निधि 124 करोड़ रुपया जनता के लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जनहित में खर्च होने वाले बजट को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के 7 सांसदों की वर्क रिपोर्ट अगर आप निकालोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया। और सबसे ज्यादा कम काम करने वाले सांसद आपके गौतम गंभीर हैं और उनसे कम काम करने वाले आपके सांसद मनोज तिवारी हैं। इसके अलावा जितने भी सांसद रहे आपके, चाहे लेखी को उठा लीजिए, चाहे हंसराज हंस को उठा लीजिए, चाहे प्रवेश वर्मा को उठा लीजिए, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन को उठा लीजिए, इन्होंने जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं करा है। इनको 5 साल के अंदर, 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है और 5 साल के अंदर 25 करोड़ रुपया मिलता है। ये रुपया किस लिए मिलता है आपको? देश की अच्छा ठीक है, के लिए मिलता है, नहीं ठीक है, के लिए मिलता है, स्वच्छता के लिए मिलता है, लेकिन इस पे आपने 1 रुपया खर्च नहीं करा, तो आपको जनता वोट क्यों देगी? नहीं तो आपसे महिला नाराज, युवा नाराज, और बुजुर्ग नाराज, किसान नाराज आपसे, तो आप बताइए आप किस बेस पे आप वोट मांगना चाहते हो? बताइए आप। यही बात तो बीजेपी पूछ रही है, आप किस मुद्दे पर वोट मांगना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है सरकार में रहते हुए उसने
लोगों को जिनके सर के ऊपर छत नहीं थी उनको छत देने का काम किया, जो पूरे देश में बिना किसी जाति के देखे हुए बिना किसी भेदभाव के सबको स्वच्छता अभियान के तहत जिस तरीके से एक मिशन चलाया, जो विजन रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके तहत किस तरीके से ओडीएफ मुक्त भारत करने का काम किया गया। तीसरी बात, किसी को बिना भेदभाव के, वो लगातार बीजेपी आज भी इस बात का आरोप लगाती है कि जो 100 पैसे में 75 पैसे का जिक्र किया जा रहा था, 70 पैसे का जिक्र किया जा रहा था, आज उसमें भी सीधे ट्रांजैक्शन होता है। ऑनलाइन का जो जमाना है, बिना किसी एक पैसे किसी को घूस दिए, सारी ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से इस सरकार में लाई गई है, जनता उससे बेहद खुश नजर आ रही है। जो भी योजनाएं हैं बिना किसी भेदभाव के सभी तक पहुंचाई जा रही हैं और सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रही हैं योजनाएं। उन योजनाओं के जरिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में इतना बेहतरीन काम किया है जो आप 60 साल में नहीं कर पाए हैं। योगेश पांडे जी, देखिए, इन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप बताइए, किसानों की डबल आय हुई, किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन 22 उद्योगपतियों का इन्होंने 16 लाख कर्जा माफ कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम काशी को टोक्यो बनाएंगे, बताइए कहाँ बना दिया इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप बता दीजिए, अगर मुझे याद नहीं है, योगेश पांडे जी या चाहे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, शायद इनको पता हो तो बता दीजिए, इन्होंने कितनी IIT, कितने एम्स बनाए हो ये भी बता दीजिए। देखिए, इन्होंने आंकड़े बताने से कुछ नहीं होता। आज आंकड़े बताने से देश चलता तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जो अग्निवीर योजना लेकर आए थे, आप क्या चाहते हो कि बाप तो मतलब कमाए और बेटा रिटायरमेंट हो जाए, ये आपकी योजना है? चलिए एक छोटा सा कमेंट मनीष तिवारी जी और उसके बाद सुमित जी के पास आते हैं। कहना चाहते हैं कि हाँ, मनीष जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुमित जी के पास। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा सा। हाँ, देखिए, इन्होंने प्रश्न किया था कि महेश शर्मा जी के लेके। महेश शर्मा जी पहले भी सिटिंग MLA थे और MP जब ये सांसद हमारे बने तो ये दोबारा चुनाव जीत रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से दोबारा पुनः। और आपको मैं बता दूं 3-3.5 लाख वोटों से सरप्लस से चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी शहरी वोट है एक तरफा उनके सपोर्ट में, आपने अगर उनकी रैलियां देखी होंगी, अगर उनके साथ में भीड़ देखा होगा तो एक तरफा भीड़ था। ये एक ढोंग, एक साजिश के तहत किसी का अगर आप बदनाम करना चाहोगे, आप 4 लोग मिलकर किसी व्यक्ति विशेष गांव में ले जाकर, तो ये आपका कार्य है। ये आपके कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे वो वहां पे मौजूद थे, पहला बात। दूसरा विषय ये है कि मैं आपसे एक बात केवल पूछना चाहता हूँ, आप विकास की बात करते हो, आज के डेट में हमारे विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि गौतम बुद्ध नगर के जो आपके सांसद है, पब्लिक ने उसको दौड़ा के भगाया। आपके कहने से उनको जीत नहीं मिल रही है। जीत आपको 4 दिन के बाद पता लगा जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। आप जबरदस्ती अपने कैंडिडेट को जिता रहे हो। अगर आप में हिम्मत होती तो आप ये बताइए, सांसदों ने कितना पैसा खर्च करा दिल्ली के विकास के लिए, बता पा रहे हो आप? आपके जो गौतम गंभीर थे कितना, यही हरकतें आप, यही हरकतें नहीं, हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं। आप 10 साल के अंदर शासनकाल आपके अंदर था, जो सत्ता के अंदर बैठेगा विपक्ष से सवाल पूछेगा। ये हमारी यही लोकतंत्र कहलाता है। जो सत्ता में है वो विपक्ष उससे सवाल पूछेगा। अगर आप गोलमोल की बात करेंगे तो आपको गोलमोल की बात नहीं करने देंगे। तिवारी जी, पहले आप ये बताइए, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी स्मार्ट सिटी बनाई? आप बताइए, किसानों की आय डबल करने वाले थे आप, किसानों का कर्जा माफ करने वाले थे आप। तो 22 उद्योगपतियों का 16 लाख कर्जा माफ कर देते हो। किसानों पर आप बोल नहीं सकते, महिला पे आप बोल नहीं सकते, युवाओं पे आप बोल नहीं सकते। इतने घोटाले करके बैठे। अरे सारे घोटाले बात तो आपके पास है, अजीत पवार आपके पास है। दिक्कत हो जाए, जो भी आप जितने भी घोटाले बात है सारे आपने वॉशिंग मशीन में डाल के गंगा जल से सूख करके वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में आप कांग्रेस को मुक्त कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कॉपी कर रही है। जूनियर टीचर रिक्रूटमेंट का स्कैम किया, आपका नाम आया। अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। ठीक है, अब दोनों लोग रुके, दोनों लोग रुके। ठीक है, जितने भी आपके तड़ी पार है मनीष जी, ठीक है, मनीष जी, दीपचंद जी, ठीक है, दोनों लोग को रोक रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी है सब अंदर जाएंगे। ठीक है मनीष जी, दीपचंद्र जी आप भी रुकिए, दीपचंद जी आप भी रुकिए। ठीक है, रुकिए मनीष जी, रुकिए मनीष जी, रुकिए, आ रहे हैं आपके पास। अब रुकिए, सुमित जी के पास जाएंगे। सुमित जी, सत्ता पक्ष के 10 साल के कामों का दावा या फिर विपक्ष की जो उम्मीद या हम कहें सपने संजोए बैठी है सत्ता पक्ष में आने के बादों का वादा,
कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, अगर अगर वादों की ही बात की जाए तो आज जो लड़ाई होनी चाहिए 10 साल के जो सरकार ने काम किया है उसके बिहाफ पे लड़ाई होनी चाहिए। पिछले 70 या 60 साल में जो काम किया उसका जवाब जनता ने 2014 में ही दे दिया था। और उसी मुद्दे को लेकर अगर हम 2014 से पहले के मुद्दे को लेकर 2024 के मुद्दे में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हम लोकतंत्र को सरासर संसार करने का काम कर रहे हैं। मैं दोनों दल को लिए कह रहा हूं, मुद्दा होना चाहिए अभी वर्तमान में 10 साल में सरकार के द्वारा क्या किया गया है। मुद्दा होना चाहिए जिस मुद्दे को लेकर सरकार आई थी, क्या 10 साल में उसको उन्होंने विश्वास जीत पाए या नहीं जीत पाए। मुद्दा होना चाहिए 2024 के विजन और मिशन को लेकर, न कि मुद्दा होना चाहिए कि 2047 में क्या होगा। मुद्दा होना चाहिए वर्तमान लोकसभा चुनाव को लेकर आपका विजनरी क्या है, नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उद्यमियों को लेकर, शासन को लेकर, प्रशासन को लेकर, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के उन तमाम मुद्दों को वर्तमान मुद्दा में बनाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है, अगर आज यही कारण है कि आज तमाम राज्य में आपने देखा होगा कि तमाम युवा नेता उभर के निकल के आया है। चाहे झारखंड के लीजिए, जयराम महतो वहां के कोल माइनिंग पर जिस तरह से अन्याय हुआ उसके लेकर निकल के आया। आप लीजिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो वहां पे नेता निकल के आ रहे हैं युवा। हसदेव जंगल की बात है। आप जाइए लद्दाख और कश्मीर में तो वहां निकल के आ रहे हैं सोनम वांगचुक के तौर पे। आप निकल के जाइए गुजरात में तो वहां निकल के आ रहे हैं नेता। आप जाइए राजस्थान में, आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप जाइए बिहार में, आप जाइए बंगाल में, कहीं भी जाइएगा तो आपको दिखेगा विपक्ष हो चाहे पक्ष हो जो मुद्दे की बात नहीं करता है तो वहां एक और विचारधारा निकल चुकी है। और यही कारण है कि आपको पता हो कि असमंजस में पहुंची हुई है भारतीय जनता पार्टी का कोर संगठन की बात कर रहा हूं तो मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा जिस भारतीय जनता पार्टी के बीच में असमंजस बैठ गई है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक रूप ले चुका है। और आज उसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी चाहे तमाम जो विपक्ष के जो संगठन है, पार्टी है, उन्होंने आरएसएस के तौर पे उनको मैं इस बात को इसलिए कहता हूं, देखिए मोदी जी ने पिछले 10 साल में जिस विचारधाराओं का समर्थन करने का काम किया था उनको चुनाव से 6 महीने पहले, 1 साल पहले याद आता है कि वो विचारधारा गलत था। उसके बाद जब उन्होंने एक्शन लिया तो उस विचारधारा को कहीं ना कहीं बुरा लगने लगा। यही कारण है कि आज मोदी जी को उस विचारधाराओं के खिलाफ आज उनके पूरे संगठन को कमजोर किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि मोदी जी को याद आया, लेकिन याद आना कब चाहिए था? आपको याद आना चाहिए उस समय जिस समय आप इस विचारधारा पर आए थे और उसी विचारधारा को खत्म किया गया था। लेकिन आपको जब याद आता है जब आप विश्वास खो जाते हो, आपको जब याद आता है जब उनका अन्याय होता है, आपको जब याद आता है जब उन लोगों का शोषण किया जाता है, आपको जब याद आता है जब लगता है कि 2024 की जो डोर है वो कमजोर पड़ रही है, आपको जब याद आता है जब लगता है कि महिलाओं का अपमान होता है, आपको जब याद आता है जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था खोखला हो जाती है, तो ये सवाल तो बनता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं आज पार्टी की विचारधाराओं का समर्थन और विरोध की बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं आप देश हित के लिए आए थे, देश भक्त बन के आए थे, क्या कारण था? आप बताइए। देश की पूरी अर्थव्यवस्था आपने चाइना के हवाले कर दिया और आपको जब याद आया जब आप नजदीक आता 2024 का चुनाव तब आप विजन देते हैं 2047 का। और यही बात मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आपको उस समय क्यों नहीं याद आया 2019 के अंदर कि अडानी और अंबानी के बाद से चाइना को हवाला किया जा रहा है, अडानी और अंबानी के बाद से विदेशी कंपनियों को देश का पूरी अर्थव्यवस्था हवाला दिया जा रहा है? आपको उस समय क्यों नहीं याद आता? और आपको उस समय क्यों नहीं याद आता जब रॉबर्ट वाड्रा देश की पूरा खजाना लूट रहा था? मैं वही पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ है तो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक का हुआ है। और यही कारण है सुमित जी, लेकिन जिस अर्थव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, सत्ता पक्ष तो लगातार इस बात को कह रहा है कि अर्थव्यवस्था हमारी इतनी तेजी से मजबूत हो रही है, अन्य देशों में नहीं है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है और आने वाले समय में जो विजन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है। योगी जी आपको बताइए 2014 से पहले चाइना के साथ मनीष जी आ रहे 10 सेकंड में आप बता रहे हैं। पत्रकार महोदय सुनिए, एक चीज महत्वपूर्ण बात है, चाहे मनीष तिवारी जी हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, दोनों को मैं बताना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, मैं अर्थव्यवस्था पे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले अर्थव्यवस्था, भारत और चाइना के बीच में क्या इकोनॉमिक संबंध था और आज क्या है?
आज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का 30% से ज्यादा अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो चाइना के साथ है। आखिर क्यों, सवाल बनता है। आप तो चाइना के खिलाफ आए, आपने पूरी देश का खजाना चाइना के हवाले कर दिया और बात करते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत। आप ये बताइए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, जो कहते हैं ना 3 ट्रिलियन पे कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ जो 2014 का रोड मैप था ना वो 5 ट्रिलियन का था 2024 के बीच में, लेकिन वो 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन में मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए देश के सहारा ग्रुप से लेकर जेपी ग्रुप से लेकर देश के तमाम माइक्रोमैक्स के ऑनर से माइक्रोमैक्स अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, आज इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात करते हैं, आपको आज याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स हब की बात? आज आपको 2024 के नजदीक में याद आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था लूट जा रही है? उस समय मजबूत था, उस समय किसने ध्यान दिया? मनीष जी से जवाब ले लीजिए। सरकार का जिम्मेदारी होता है कि देश की जो कंपनियां उनको बढ़ा देना, लेकिन देश की कंपनियों को किसको बढ़ाया गया? आपको खजाना दिलाना है ऑस्ट्रेलिया का तो अडानी को देना है, आपको तेल का रिफाइनरी देना है तो आपको रिलायंस को देना, उसके बाद कोई पावर प्रोजेक्ट देना है तो आपको अडानी और अंबानी को देना। ठीक है, चलिए जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मनीष जी, दो ही कंपनियां थी, ठीक है मनीष जी, तमाम कंपनियां कमजोर पड़ गई है।